तो हेलो फ्रेंड्स, आज भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व व स्मारकों स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, चलिए इसमें हम कुछ जानते हैं, है ना। पहले टेक्स्ट समरी में चलते हैं, है ना। संवैधानिक प्रावधान में चलते हैं, टेक्स्ट समरी में, है ना। टेक्स्ट समरी में देखते हैं, टेक्स्ट समरी में देखिए, इसमें राज्य द्वारा, राज्य को दायित्व है, राज्य को दायित्व है कि वह स्मारकों, है ना, जो पुरानी स्मारक होती है, जो कि पुराना जैसे कि किला वगैरह होता है, वो क्या है, उस वस्तुओं को रक्षा करना, है ना। उदाहरण के लिए ताजमहल हो गया, है ना, और लखनऊ वगैरह में है, वाराणसी में कुछ पुरानी स्मारकों को, इमारतों को रक्षा करना। ठीक है, तो आजकल यही राज्य को दायित्व है कि स्मारकों को, है ना, स्मारकों और स्थानों को रक्षा करना, है ना। आई होप आपको समझ में आता होगा, रक्षा करना। ठीक है, फिर इसमें जो कि इसमें क्या है, राष्ट्रीय महत्व है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जिन्हें संसद पार्लियामेंट द्वारा ऐसे घोषित किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा इसको घोषित किया जाता है कि ये राष्ट्रीय महत्व है, हमारे राष्ट्र के लिए महत्व है। जैसे कि अभी आपने ताजमहल वगैरह क्या है, राष्ट्र के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, तो इसको क्या है, राज्य द्वारा इसको इम्पोर्टेंट, इसको रक्षा के लिए घोषित किया, दायित्व कि इसको रक्षा करे राज्य द्वारा, है ना। तो आपने ताजमहल देखने गए होंगे तो देखे होंगे कि आप पैसे लगता है तभी आप जाके देखते हैं, और आप वहाँ पर चेकिंग वगैरह होता है, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते अंदर, है ना, जिससे कि अगर लोगों को प्रॉब्लम हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद कुछ ऐतिहासिक संस्कृति, जैसे मैंने बताया, ऐतिहासिक संस्कृति कलात्मक धरोहर जो है उसको भी सुरक्षा करना। ठीक है, इसी के रिलेटेड देखो हमें अब बताया, इसमें दिया भी है, तो जो हमने आपको बताया ये सब यही है, ये सुरक्षा के लिए है, जो कि आर्टिकल 49 जो अनुच्छेद 49। अब कुछ 49 में हम देखेंगे, है ना, तो ये लिख दे रहे हैं, ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक धरोहरे लिख दो, धरोहरे, है ना, सुरक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा। एंड जैसे कि मंदिर, मस्जिद, है ना, है ना, और दुर्ग, गुफाएं, है ना। आपने गया होगा, महाराष्ट्र वगैरह गया होगा, तो वहाँ बहुत अच्छी गुफाएं हैं, मेरे को याद नहीं है, अजंता की गुफाएं याद आ गई, अजंता की गुफाएं वगैरह। तो क्या है, राष्ट्रीय जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है ना, जिसको रक्षा करना है। ठीक है, वही बात करें तो कुछ डीपीएसपी में देखिए, हम एशियंट मोमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिक स्टेट ऑफ रिमेन्स एक्ट AMSR एक्ट 1958 में राष्ट्रीय महत्व स्मारकों को पुरास्थलों की रक्षा के लिए दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सी इसके पहले थोड़ा सी देख लेंगे कि देखो इसमें क्या है, भाग 4 में जो है कि इसमें क्या है, हमें राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों की रक्षा के लिए उद्देश्य हमारा एक्टिविटी भारतीय संस्कृति को धरोहर का रक्षा करना, है ना, इसे धरोहर की रक्षा करना। देखो अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, सरकार नहीं रक्षा करेगी, तो जनता क्या है, जनता ऐसे आगे तो ईस्ट भी उठा ले जाएगी, अपने काम में लगा ले। इससे क्या कि ये सब बेकार है ना, इससे हास है हमारे भारत, क्योंकि लोग आएंगे नहीं इसको देखने के लिए। अगर इसको देखने के लिए आएंगे तो पैसे खर्च करके आएंगे, तो इससे क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना। तो कहीं ना कहीं देखो इकोनॉमी से रिलेटेड ही रहता है, राष्ट्रीय धरोहर जो हमारी रहेगी, जैसे ताजमहल लोग देखने के लिए विदेशों से आते हैं, अगर उसकी सरकार अच्छा नहीं करती तो उसके क्या साफ रहता, वहाँ पर गंदगी भी रहती, राइट। ऐसे ही होता है ना लोग अपने घर नहीं साफ करते तो कहाँ वहाँ पर घूमने जाएंगे, अदर चीज़ करेंगे, तो ऐसा, क्योंकि वहाँ पर देखिए आप कभी गए होंगे तो देखेंगे बोर्ड में लिखा होगा कि कृपया नशीली चीज़ अंदर ना ले जाए, है ना। नशीली चीज़ वगैरह, मोबाइल ले जा सकते हो, फोटो वगैरह खींच सकते हो, कोई नहीं, अदर चीज़ नहीं ले जा सकते। आई होप आपको समझ में आए। कुछ ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं, देखो राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों को पुरास्थलों की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण। ठीक है, पर्यटन, शिक्षा और राष्ट्रीय गर्व का बढ़ावा देना। गर्व मतलब पर्यटन मैंने बता दें, जैसे घूमने जाना कहीं भी, जो को जहाँ राष्ट्रीय जो कि पुरास्थलों है, पुरानी स्थल है जहाँ पर
राष्ट्रीय धरोहर है, जो भी हो वहाँ पर हम घूमने जाते हैं ना, तो क्या कहीं ना कहीं भारत का वहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि लोग घूमते हैं, अदर देश के लोग आते हैं, तो उससे क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जो आएगा घूमने के लिए उसको शुरू से लेकर अंत तक पैसा देना पड़ेगा, राइट। वो जब उतरेगा, ठीक है, बस में बैठेगा, चाहे कुछ भी पैसा देगा, जहाँ जाएगा वहाँ पैसा देगा, मतलब वो खाएगा तो भी पैसा देगा, कहीं रुकेगा बैठेगा वो भी पैसा दे सकता है, क्योंकि वो जो विदेश का आया रहेगा तो वो तो थोड़ी नहीं कि रोड पे बैठेगा है आप और हमारे तरह, वो तो कोई होटल वगैरह में जाएगा तो वहाँ भी पैसा देगा। क्या इससे राष्ट्र ग्रोथ होगा कि नहीं हमारी इकोनॉमी का? आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए हम अब इसके बाद 50 आर्टिकल 50 में देखेंगे, है ना, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50, ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो हमने एक एक करके क्लियर कर दिया है, बस हमारा टारगेट है 300। हाँ, अनुच्छेद 50 में देखेंगे, देखिए यहीं से स्टार्ट होता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, अलगाव, है ना। तो देख लेते हैं, है ना, न्यायपालिका एंड और क्या कार्यपालिका का पृथक्करण, है ना। तो जुडिशरी फॉर एग्जीक्यूटिव, है ना, सस्पेंशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसका देखो कुछ महत्व है जो हम राज्य इस बात पर प्रयत्न करेगा न्यायपालिका और कार्यपालिका सेपरेट किया जाएगा ताकि न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे। देखो न्यायिक स्वतंत्रता बने के लिए सेपरेट किया जाएगा, है ना। सेपरेट, देखिए सेपरेट का मतलब है पृथक, जो कि पृथक किया जाएगा ताकि न्याय की स्वतंत्रता बनी रहे, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, पृथक किया जाएगा जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका पालिका एंड कार्यपालिका, है ना, पालिका सेपरेट यानी पृथक किया जाएगा। तो इस बात से किया जाएगा ताकि हमारे न्याय की स्वतंत्रता बनी रहे। कुछ सरल भाषा में हम समझे तो इजी लैंग्वेज में इसका क्या है, जो सरकार है, कार्यपालिका क्या है, सरकार जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका अदालतों के बीच स्पष्ट विभाजन है, सेपरेशन होना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निर्णय न ले सके, स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका निर्णय ले सकती है, उस राजनीतिक दबाव ना, उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका मतलब हमारा 50 आर्टिकल 50 से वो करता है कि न्यायपालिका पे, है ना, न्यायपालिका पे कोई दबाव नहीं है ना, कोई दबाव नहीं। अगर देखो सबका विश्वास किस पे रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे रहता है। क्यों रहता है सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास, क्योंकि वो किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं ले सकती, वो अपनी जनता के हित में रह के निर्णय ले सकती, वो संविधान की एक एक पर्चा पढ़ती है और उसमें क्या लिखा है उसी हिसाब से वो निर्णय लेती है, ना कि किसी राजनीतिक के दबाव, कोई राजनीतिक का कोई दबाव नहीं। चाहेगी तो हमारे पीएम हो गए, चाहे सीएम हो गए, हटा सकती है अगर वो गलत करेंगे तो, इसमें उसे कोई इंटरफेयर नहीं है। वो चाहेगी तो उन्हें हटा देगी अगर वो जनता के हित में, जनसंख्या जो भारत जनता के हित में वो अगर कार्य अच्छा करे तो अच्छी बात, अगर कार्य वो बुरा करने लगे, अलग कुछ करने लगे तो उन्हें हटा सकती है, उसमें इतनी पावर होता है ना। वो क्योंकि देखो अगर वो शपथ लेते हैं ना, जब कोई चीफ मिनिस्टर यानी सीएम मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो वो लिखता है कि हम अपने कार्य निष्ठा से करेंगे बिना भेदभाव के, है ना। तो ये सब पढ़ता है, उसे शपथ दिलाया जाता है। और वो शपथ के खिलाफ गया, संविधान के खिलाफ गया, देखो जो राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति भी संविधान के खिलाफ जाएंगे उनको हटा दिया जाएगा, है ना। अगर राष्ट्रपति कभी भी संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा, नहीं कुछ चाहे उसको, देखो उसका क्या सिफारिश का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है, उसके सिफारिश पे तो कार्य करता है ना। तो वो है ना प्रधानमंत्री, देखिए अगर वो राष्ट्रपति देखो सबसे मेन पॉइंट है कि राष्ट्रपति अगर
जो कि भारत के संविधान के खिलाफ गया तो उसे हटा दिया जाएगा, है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी जो आर्टिकल मेरा आ रहा है, अभी आर्टिकल आएगा 51-52 शुरू होगा, तो मैं आपको पूरे बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना। तो न्यायपालिका का कोई दबाव राजनीतिक देखिए उसको न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से छोड़िए, न्यायपालिका स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। एक कोई दबाव इसका उस पर कोई नैतिक दबाव नहीं रहता है, है ना। राजनीतिक दबाव कोई नहीं रहता है, क्योंकि अगर राजनीतिक दबाव रहेगा तो भाई सरकार जिसकी बनेगी तो उसका तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो चाहेगा तो कुछ भी करवा सकता है, संविधान बदल सकता है। हालांकि इंदिरा गांधी में हुआ था, इंदिरा गांधी ने संविधान को बहुत कुछ बदलाव कर दिया था, तो उसी समय से बहुत से कानून बदल गए, फिर उसी समय से चेंज हुआ, बहुत से चेंज हुआ, और उसने संविधान को तो बदलने का संविधान में इतनी चेंजेस लाया था। आपने जो भी चेंजेस सुने होंगे तो 1976, 1972 की भी सरकार उसी की थी, इंदिरा गांधी की थी, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कांग्रेस सरकार थी। अब बोलते हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी सरकार है, हालांकि कांग्रेस बहुत पुरानी संगठन है, बट अच्छी सरकार नहीं है कांग्रेस, हम ये बोलेंगे, है ना। तो कांग्रेस अच्छी सरकार नहीं है। बात करें न्याय प्रणाली की निष्पक्षता, देखिए इसमें सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रभाव कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को बचाना। देखो ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रभाव या कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना न्याय प्रणाली निष्पक्षता में, ठीक है। अब हम इसके बाद इसमें देखिए मेन उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें मेन उद्देश्य है, देखिए आर्टिकल हमने 50 है तो आर्टिकल 4 के ही बाद में आर्टिकल 4 न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथक करता है, अलग करता है। फिर इसमें लिबरल इंटीलेक्चुअल डीपीएसपी में प्रैक्टिक नेचर जो कि लागू क्षेत्र स्कोप क्या है, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका को सोबिटिनेट जो जुडिशरी होती है, जो कि हमारी न्यायपालिका होती है, के लिए लागू करता है ना। जो हमारा देखिए इसमें क्या है, जो न्यायपालिका है कार्यपालिका के पृथक करता है, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल करता है बट डीपीएसपी के तहत, फिर लागू क्षेत्र इसको क्या है, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका को सबऑर्डिनेट जुडिशरी की लागू करता है ना, कि ये अधीन न्यायपालिका है इसकी, ठीक है। और इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप से सुनिश्चित करता है, उद्देश्य है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से सुनिश्चित करता है कि वो स्वतंत्र है, उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान से संबंधित है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से लिंकिंग देख लेंगे। देखो इसमें संबंध क्या है, आर्टिकल 50 जो कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव जो कि हिंदी में बोले तो न्यायपालिका एंड कार्यपालिका, है ना, एक पृथककरण होना, सेपरेशन, ठीक है। बट जो आर्टिकल 13, 32, 136, 226 और 227 न्याय की समीक्षा में जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान है। इसमें ये आर्टिकल इतनी लगा कि क्या कि रिव्यू कर सकती है न्यायपालिका, ये सही है कि गलत है, ठीक है। न्यायपालिका रिव्यू करती है, कोई भी अगर कोई भी कानून बनता है तो पहले न्यायपालिका उसका रिव्यू करती, तब पब्लिक पे पब्लिश होता है, ताकि जनता पे लागू होता है, राइट। आई होप आपको इतनी समझ में आया होगा। आर्टिकल 50 है ना। और चलिए 51 की भी बात कर लें, क्योंकि ख़त्म कर दें। अनुच्छेद 51, ठीक है। अनुच्छेद 51 में देखिए आर्टिकल 51, देखिए आर्टिकल 51 क्या है। आर्टिकल 51 में हमारा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, अगर कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रावधान है,
है ना प्रावधान है, जिसमें प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीसेस एंड सिक्योरिटी है ना, जिसमें कि राज्य का प्रयास होगा। राज्य राज्य देखिए, राज्य और जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों का प्रयास होता है इसमें, है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रावधान हमने बताया। इसमें क्या कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन करते हैं आर्टिकल 51 लगा के, और राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सामान्यजनक संबंधों को बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा व मध्यस्थता द्वारा करें, आर्टिब्यूशन द्वारा करें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों को सामान्य रखें, है ना। टेरिटरी रखें, है ना। तो कुछ मैं इंग्लिश में शब्द उपयोग कर दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर उसका मतलब नहीं आएगा, बट कभी क्या कि जब हम पेपर वगैरह देते हैं तो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। एसएससी के एग्जाम दिए होंगे, अदर एग्जाम दिए होंगे, तो नहीं बता सकता। मैंने एसएससी के दिया था, स्टेट का भी दिया था, तो उसमें बाइलिंगुअल आया था, है ना। तो बाइलिंगुअल आ जाता है तो आपके लिए फ़ायदा है ना। एसएससी का जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं इस पर लिख दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, है ना। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध है ना, और अंतर्राष्ट्रीय कानून की संधियों को का सम्मान रखना, है ना। बात करें इसका थोड़ा उद्देश्य क्या है। भारत में हमेशा दुनिया में शांति, समानता और सहयोग को भावना बढ़ा देना। आर्टिकल 51 जो है, भारत की विदेशी नीति विश्व शांति समानता को आधारित होगी, और वो युद्ध की शांति शक्ति प्रदर्शन कर पाएगी या करेगी, ठीक है। इसमें क्या है, जो कि विश्व की जो शांति है, ठीक है, विश्व की शांति समानता बनाए रखेगी, आधारित होगी कि वह ना कि युद्ध पर शक्ति प्रदर्शन करेगी, वो समानता पर प्रदर्शन करेगी। तो भारत की आने 51 जो है कि ये शांति, विश्व के शांति के लिए इसमें ये भी लिखा गया है कि वो युद्ध से ना करके वह विश्व में शांति की समानता, मतलब एक समान, जैसे एक बहुत फुलफिल हो गई, मतलब कि आप कहीं किसी से बात करते हो तो बहुत शांत, और कोई भी हल बहुत युद्ध तो करके, झगड़ा तो करके नहीं निकाल पाते हो, आराम से निकाल लेते हो कि नहीं। तो उसने लिखा भी गया है आर्टिकल 50 में, 51 में, ताकि हम किसी भी देश से पहले शांति बनाए, उससे शांति से अपना काम जो भी है उसको बात मनवाए, नहीं मानता है तब हम युद्ध करें, ये अच्छा रहता है। तो हमारे संविधान में बहुत अच्छा चीज़ लिखा गया है ना। अभी बात करें तो देखिए, युद्ध की बजाय बातचीत और विवाद का समाधान। देखो हमने बताया ना कि बातचीत करके ही सबसे अच्छा समाधान निकाला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मान, देखो संधियों से समझौता पर पालन करना। देखो जो भी हमारे बीच और दूसरे देश के बीच संधि हुई है उस पर पालन करना, जैसे कि पाकिस्तान और भारत पे कुछ संधियाँ हुई थी, तो उसका क्या है, हमें उसका पालन करना, ठीक है। बट क्या है कि पाकिस्तान नहीं पालन करता, हरदम वो उल्लंघन करता है, तो इसके लिए उसको अदर चीज़ भारत को उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भारत बहुत सही है, पहले कुछ नहीं करता है, बट अगर कोई कुछ करता है तो वो भारत छोड़ता भी नहीं है ना। फिर इसके बाद देखिए कुछ भारत की वैश्विक परंपरा जो वेदुषा कुटुम्बकम, हमें संयुक्त राष्ट्र चार्ट जो उन्हें द्वारा किया गया है ना। तो वेदुषा कुटुम्बकम, ये आपने देखा भी होगा दिल्ली वगैरह में, या अपने जिला वगैरह में देखा होगा, ये लगा होगा, और खासकर वहाँ पर लगा होगा जहाँ कलेक्ट्री होगी, राइट। तो कुछ भारत की विदेशी नीति के अनुच्छेद 51 का प्रभाव देखिए। असैन्य नीति है भारत की नॉन एलिजिमेंट मोमेंट NAM, ठीक NAM है, ठीक है। युद्ध से दूरी और शांति का समर्थन, भारत शुरू से युद्ध से दूरी बनाए रखता है और शांति का समर्थन करता है। किसी भी देश से लड़ाई हो रही, यूक्रेन से भी हुई थी, तो शांति का समर्थन किया था, ना कि युद्ध के समर्थन किया था। आई होप आपको समझ में आया। फिर पंचशील सिद्धांत 1954 में हुआ, शांतिपूर्व 80। देखो मैं ये लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग को बताने से अच्छा कि आप लोग को लिख के भी दे दूँ। भारत है ना, भारत की विदेश नीति अनुच्छेद 51, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति क्या है, असैन्य नीति, जो कि नॉन
अलिजिनमेंट मोमेंट है ना, मोमेंट। इसको हम शॉर्ट में EM के रूप में जानेंगे। इससे देखो, इसके बारे में देखिए, इसका क्या है, युद्ध से दूरी और शांति का, शांति गलत है तो शांति ऐसे लिखाएगा, शांति का समर्थन, ठीक है, शांति का समर्थन। आई होप आपको समझ में आया होगा। विश्व में विकासशील देश से सहयोग है, जैसे कि समानता और आपस में आपसी सम्मान का दृष्टिकोण, ठीक है। शांति मिशनों का सक्रिय भागीदारी है, जो कि देखो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र भूमिका है कि ये शांतिपूर्वक देश है, शांति का समर्थन, शांति देश का समर्थन करता है, युद्ध से दूरी बनाए रखता है, क्योंकि अभी विकसित देश अगर युद्ध करेगा तो विकसित नहीं हो पाएगा। और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, खाने भी नहीं लोग मर जाएंगे, तो इसलिए सही है। भारत बहुत अच्छी नीति है भारत की, हम तो यही सोचेंगे, है ना, क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है, तो इसको ये सब जरूरी है। देखिए हमें फोकस क्या है, फोकस ऑफ इंटरनेशनल पेसेस ऑफ कोऑपरेशन एंड UNHCR एंड गांधी आइडियल, ठीक है। गांधी मतलब इंस्पिरेशन बाई क्या है, गांधी द्वारा ए विचार, ठीक है। लिंक बाई पॉलिसी है, देखो इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पंचशील प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप आप ये UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 देखो भारत ये दिशा देता है, अनुच्छेद 51 भारत को ये दिशा देता है, हम केवल अपने देश से नहीं बल्कि पूरे विश्व में कल्याणकारी के लिए काम करेंगे। यह भारत के वैश्विक दृष्टि से हम ग्लोबल विजन शांति की भावनाओं को दर्शाएंगे। हम पूरे देश को नहीं, हम अपने देश में पूरे देश के लिए भी कल्याणकारी मतलब काम करेंगे और शांति की भावना भी दर्शाएंगे। आई होप आप UPSC के हिसाब से मैं देखूँ तो आर्टिकल 36 और 51 के मतलब भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में देखूँ तो देखिए डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, ठीक है, DPSP, ठीक है। DPSP में देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 26 से 51 में यह संपूर्ण सारांश है कि जो कि UPSC के लिए ये देखो UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमने बताया आपको इसमें UPSC के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आप UPSC 2026 की तैयारी करें। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।